सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग 22 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए सीटेट परीक्षा का पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो आइए उसमें देखते हैं आगे का सवाल। अगला सवाल कहता है कि 86 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई यानी सबसे लंबी भुजा 26 सेंटीमीटर है, तथा तार को मोड़कर एक और आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई 31 सेंटीमीटर है। दोनों आयतों की चौड़ाई यानी कि छोटी भुजा के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो तार जो है वो 86 सेंटीमीटर है ना। तार की कुल लंबाई जो है ना वो 86 सेंटीमीटर है। इनको मोड़ के, ठीक है ना, एक मिनट के लिए समझिए। तो ये 86 सेंटीमीटर लंबी तार है, ठीक है। इसको क्या किया गया कि इसको मोड़ के एक आयत बनाया गया, ठीक है। एक आयत बनाया गया, मान लीजिए इस तरीके का आयत बनाया गया। तो इस समय जो लंबी भुजा थी वो आपको 26 सेंटीमीटर था। ये लंबी भुजा जो है ये 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब फिर क्या किया गया, इसी को मोड़ के लंबाई को बड़ा कर दिया गया। अब ये लंबाई 31 सेंटीमीटर हो गया। तो दोनों ही स्थिति में जो इधर से जो चौड़ाई थी उनका अंतर क्या होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वही तार है 86 सेंटीमीटर, इससे एक आयत बनाया गया, ठीक है ना, जिसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर है। दूसरा बनाया जाता है इसी तार से जिसकी लंबाई हो जाती है आपको 31 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे पहले आयत में आयत का परिमाप बराबर कितना है, तार की कुल लंबाई है ना, यही इसकी परिमाप होगी। तार की कुल लंबाई ही इसकी परिमाप होगी, यानी कि चारों भुजाओं की योगफल। ये है आपको 86 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि इसी तार को मोड़ के बनाया गया। तो दोनों का परिमाप जो है 86 ही होगा। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौरासी, यानी कि 86 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 2 यहां से दो गुना में है, उसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। लंबाई प्लस चौड़ाई रहने दीजिए, 2 यहां पर गुना में है, पक्षांतर कर रहे हैं, इधर आके हो जाएगा भाग में, 2 से विभाजित 43 दूनी 86। अब देखिए लंबाई का मान दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, तो 26 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई बराबर इधर कितना है 43 सेंटीमीटर। हमको चौड़ाई निकालना है, तो लंबाई यहाँ प्लस में है, उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपको, ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यानी कि चौड़ाई जो है ना आप माइनस कीजिएगा तो 43 में से 26 निकाल लीजिए, 13 में से 6 गया 7, 17 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई जो है 17 सेंटीमीटर आ गया। अब यही काम यहां करेंगे, आयत का परिमाप निकालेंगे। परिमाप तो वही होगा क्योंकि वही तार है, तार की लंबाई बराबर है तो 86 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, इसको यहां पर लिख देंगे। इधर हो गया आपको 86 सेंटीमीटर, 2 यहां गुना में है, उधर भेज देंगे, वही बात क्या हो जाएगा, भाग में 86/2 यानी कि 43। लंबाई यहाँ 31 दिया हुआ है तो 31 प्लस चौड़ाई बराबर 43। हमको चौड़ाई चाहिए, तो ये यहाँ प्लस में है, इधर आके हो जाएगा आपको माइनस में, यानी कि चौड़ाई आपको यहाँ पर आ गया 43 में से 31 माइनस कीजिएगा, ये आएगा आपको 12 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई जो है 12 सेंटीमीटर आया। आपको कहा जा रहा है कि आयतों की चौड़ाई के बीच का अंतर, इन दोनों चौड़ाई के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो एक 17 आया और एक 12 आया, दोनों का अंतर यानी कि घटाव कर दीजिए। 17 में से 12 गया तो 5 सेंटीमीटर इनके चौड़ाई का अंतर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए परीक्षा में शॉर्टकट कैसे बनाना है वो देखिए।
एक ही तार से दोनों बनाया गया है, दोनों का परिमाप 86 है तो 86 लिख दीजिए, ठीक है। और आपको एक भुजा की लंबाई दी हुई है, ठीक है ना, तुरंत इसको आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 43। 43 में से लंबाई निकाल दीजिए, कितना बच गया आपको 17। वही काम यहां करेंगे हम लोग, तुरंत इसको आधा करेंगे, 43 होगा ही होगा, और 43 में से इसको निकाल देंगे, लंबाई को आधा करके लंबाई निकाल देंगे तो तुरंत चौड़ाई आ जाएगा। यहाँ चौड़ाई 17 आया, यहाँ 12 आया, 17 में से 12 गया 5, तुरंत आपको ऑप्शन नंबर 2 टिक कर देना है, ठीक है ना। ये शॉर्टकट मेथड है, ये तभी काम करता है, तभी अच्छे से समझते हैं हम लोग जब हमें इसका विस्तृत जानकारी रहता है। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की माध्यिका क्या है। माध्यिका मतलब वो मध्य का अंक, मध्य का संख्या, ठीक है ना, जहां से दोनों तरफ बराबर दूरी हो, यानी बिचला मान। इन भिन्नों में जो बिचला मान होगा वही आपको माध्यिका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस भिन्न को पहले लिख लेंगे आरोही या अवरोही क्रम में। तो भिन्न है 7/9, 13/16, 2/3, 21/25 और लास्ट है 17/21। देखिए ये सभी भिन्न जो है ना, और सभी का हर अलग अलग है, यानी ये आपको असमान भिन्न में दिया है। तो पहले इसका हम लोग लौसा निकाल के इसको समान भिन्न करेंगे, ठीक है ना। 9, 16, 3, 25 और 21। देखिए यहां पर हम 2 से लगाते हैं तो सिर्फ 1 लगता है, हम 3 से लगाएंगे, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, 9, 16, 3, 25, 21, ठीक है। तो 3 दिया 9, 16, 3 एकम 3, 25, 3 7 21। अब ये आपको लग जाएगा 25 है और 3 है, फिर 16 है। अब जो है 3 से लगाते हैं तो 3, ये बहुत लंबा गुना भाग हो जाएगा, इनको समान भिन्न में बना के करने में लंबा चौड़ा भिन्न हो जाएगा, गुना भाग हो जाएगा। एक काम कीजिए, सबका मान ही निकाल लीजिए। हम इस प्रोसेस को छोड़ के सिंपल भाग से करते हैं। 9 से भाग दीजिए 7 में, 0 देंगे, दशमलव होगा, 9 7 63, 7 फिर 0, 9 7 63, मतलब ये आपको 0.77 आते रहेगा। देखिए इसको समान भिन्न में करके भी हम लोग आरोही और अवरोही भी सजा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा गुणा भाग हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग दूसरा तरीका अपना रहे हैं आज कि भाग देके दशमलव में निकाल लेते हैं। 7 से 9 भाग दिए, 0.77 ये आते रहेगा। अब 16 से देंगे 13 में, ठीक है, दशमलव देंगे, 16 7 बोलो तो 16 7 16 8 28 से 8 बार में 128 हो जाएगा, 2 आएगा, 0 बैठेगा, 0 बार में लगाएंगे, ओहो माफ कीजिएगा, 1 बार में लगाएंगे 16 होगा, फिर 4 बचेगा 0, 16 दूनी 32, 8 16 पंच, ये आपको आ गया 0.8125 आ गया। अब यहां पर देखिए 3 से भाग दे देंगे 2 में, 3 6 के 18, फिर 2 दशमलव दिया हुआ, 3 6 के 18, मतलब ये 0.66 आते रहेगा, ठीक है। अब 25 से दे देंगे 21 में, 25 से 21 में 0.210, 25 8 200, ये आपको आ गया 10, 0 25 चौके 100, ये आपको आ गया 0.84। अब 21 से देंगे 17 में, 21 से 17 में दशमलव देंगे, 0 होगा, ठीक है ना। 8 बार में लगा देते हैं, 1 8 8, 2 8 16, 10 में 60 गया, 2 है ना, दशमलव दिया हुआ ही है, 0 बैठेगा, 0 बार में लगाएंगे 20, फिर आप क्या कीजिए 1 0 दीजिए, तो ये आपको 9 बार में लग जाएगा, 1 9 9, 9 दूनी 18, 1 9 9 और 9 दूनी 18, 10 में 0 गया 1, 11 बचेगा, फिर 0 आएगा, यानी ये आपको आ गया 0.809, ठीक है। उतना मतलब सभी भिन्न का लौसा लेके
सभी हर का लॉसो लेके हम लोग उसको समान भिन्न बदलेंगे तो यहाँ बहुत लंबा गुणा भाग हम लोग देख रहे थे, इसीलिए हमने सबको दशमलव में बदल के ही हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसमें देखेंगे हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। तो आरोही या अवरोही में क्या करेंगे हम लोग, आरोही में सजाते हैं। आरोही मतलब पहले सबसे छोटा, तो दशमलव यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 6, इन सबसे छोटा आपको 2/3 हो गया। ठीक है, इससे बड़ा 0.6 के बाद 0.7 वाला हो जाएगा, यानी इससे बड़ा जो है आपको 7/9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 के बाद 0, यहाँ 8, 8, 8, तीनों जगह 8 ही है, लेकिन छोटा बड़ा कैसे करना है हमको, तो 8 के बाद यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 1, तो 8 के बाद 0 वाला जो है ना इसके बाद हो जाएगा 17/21, ये हो गया। अब 8 के बाद 1 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, यानी कि ये छोटी है, इसके बाद आपको हो जाएगा 13/16 ये हो जाएगा। और फिर आपको सबसे लास्ट में सबसे बड़ी हो जाएगी 21/25 आपको निकालना है माध्यिका यानी बीच वाले का मान। तो सिंपली देखिए यहाँ पे 5 पद है, तो बीच वाला मान ये हो गया 17/21, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। माध्यिका का सूत्र होता है, क्या होता है, जब n 5 है यानी विषम संख्या हो, n जब विषम संख्या हो तो उसका होता है n + 1/2 पद, 2 पद। तो n का मान यानी यहाँ 5 संख्या है तो 5 + 1/2 पद, तो 5 1 6/2 यानी 2 3 6 यानी तीसरा पद, 3वें पद, कितना तीसरा 1 2 3 1 2 3 यानी तीसरा पद आपका माध्यिका है जो कि 17/21 है। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें से 2 पद लुप्त हैं, यहां और यहां पर लुप्त है, सही विकल्प चुनें जो समान पैटर्न को जारी रखे। देखिए यहां पर हो क्या रहा है, 2 में 2 जोड़ के 4, 2 में 4 में 2 जोड़ के 2, यानी इसको देखिए 2 दूनी 4 अल्टरनेट है, 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी, यहाँ तो 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1 को छोड़ के 1, 2 का गुणज है, तो 2 दूनी 4, 2 का 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए अगला पैटर्न देखिए, यहाँ पर 2 जोड़ा गया है, ठीक है, फिर 1 छोड़ के 1 के लिए 4 जोड़ा गया है, 2 4, इस बार कितना जुटेगा, बिल्कुल सही 6 जुटेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 4 6 इधर जोड़ते जा रहा है, इधर 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंच 10, फिर 1 छोड़ के 2 6 के यहाँ पे 12 होगा, ये तो 1 छोड़ के 1 बढ़ रहा है, लेकिन अल्टरनेट है। दूसरा जो है यहाँ पे 2 जुट गया, फिर 4 जुटा, फिर 6 जुटा, और अब जो है 2 4 6 अब 8 जुटेगा, 12 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, यानी 8 और 20 आपका खाली जगह में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है गणेश और डिंगा 4000 घन जिनकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को अलग अलग बक्सों में पैक करना चाहते हैं। पैकिंग के लिए क्रमशः यहां से यहां डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, फिर दूसरे डिब्बा की यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर कोमा है, ये चौथे डिब्बे की आयाम वाले, आयाम मतलब हो गया कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चारों डब्बा का दिया हुआ है। आयाम वाले 4 अलग अलग बक्से, सबका नाम दिया हुआ है ABCD बक्से हैं। डिब्बे ABCD में क्रमशः कितने सेंटीमीटर घन व्यवस्थित किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कुल घन कितने हैं, कुल घन तो दिया हुआ है कि 4000 है, ठीक है। एक घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है, एक घन की लंबाई चौड़ाई जो है, ध्यान दीजिएगा घन है तो इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा बराबर ही होगा, यानी कि ये एक लंबाई एक चौड़ाई और एक ऊंचाई है। तो एक घन का आयतन वॉल्यूम कितना होता है, इसका होता है भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है,
यानी भुजा गुना भुजा 3 बार होता है। इसका अर्थ हुआ कि भुजा गुना भुजा 3 बार, भुजा गुना भुजा 3 बार। तो भुजा की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। 1 गुना 1 गुना 1 यानी कि 1 हो गया, ठीक है, 3 बार। साफ साफ लिख देते हैं, 1 सेमी लंबा, 1 सेमी चौड़ा, 1 सेमी ऊंचाई। 1 गुना 1 1 हो गया, सेमी गुना सेमी 3 बार है, सेमी गुना सेमी 3 बार है, तो सेमी पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे 1, और पावर 3 को भी घन ही बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे पावर 2 रहता है उसको वर्ग बोला जाता है ना, उसी तरह से पावर 3 को घन बोला जाता है, यानी कि इसका आयतन है 1 घन सेमी, 1 घन सेमी, ठीक है। अब देखिए पहले बक्से ए में, बक्सा ए में घन की संख्या, बक्सा ए में घन की संख्या। पहला वाला बक्सा ए है, इसकी लंबाई 20, मान लीजिए लंबाई 20, चौड़ाई 10, तो मोटाई यानी ऊंचाई 6 है, ठीक है ना। सबका डब्बा का दिया हुआ है, ए डब्बा, बी डब्बा, सी डब्बा और डी डब्बा। तो बक्सा ए में घन की, बक्सा या डब्बा एक ही बात है, बक्सा या डिब्बा ए में घन की संख्या, तो हम लिखेंगे बक्सा का आयतन, बक्सा या डब्बा एक ही है, बक्सा ए का आयतन यानी उसमें कितना स्पेस है, बट एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, ठीक है ना। बक्सा ए का आयतन क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, बट एक घन का आयतन क्या दिया हुआ है, यहां से ले लीजिए, 1 घन सेमी, 1 घन सेमी। अच्छा, घन सेमी को हम चाहें, यहां देखिए, तो 1 घन सेमी है ना, सेमी गुना सेमी 3 बार, सेमी गुना सेमी 3 बार, इसी 3 को लिए थे, घन सेमी किए थे। 1 सेमी गुना सेमी गुना सेमी, सेमी सेमी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1 से भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 20 दाएं 200, अच्छा के 1200 डब्बा ए में आएगा, ठीक है। डिब्बा बी में यानी बी का आयतन, बी का आयतन बटे एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। डी का आयतन क्या सब है, 15 गुना 9 गुना 10, 15 गुना 9 गुना 10 बटे एक घन का आयतन क्या है, 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 गुना 1 15 नमा 35 से, यानी 1350 बटे 1 गुना 1 ही होगा, यानी इसमें 1350 आएगा। डब्बा सी में देखिए, सी का आयतन, सी का आयतन 11 गुना 10 बटे एक घन का आयतन, एक घन का आयतन यानी 1 गुना 1 गुना 1, 11 गुना 11 121 पावर 11 गुना 11 121 गुना 10 यानी 1210 बटे 1, यानी ये आपको आ जाएगा 1210 डब्बा। इसी तरीका से और अंत में डब्बा डी में देखेंगे, डब्बा डी में देखेंगे, तो डब्बा डी का आयतन, डब्बा डी का आयतन बटा एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, इसको देख लीजिए अच्छे से। डब्बा डी का आयतन क्या दिया हुआ है, 6 गुना 4 गुना 10, 6 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर बटे एक घन का आयतन, एक घन का आयतन क्या है, 1 सेमी गुना 3 बार, 1 सेमी गुना 1 सेमी गुना 1 सेमी, सेमी सेमी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से नीचे 6 चौके 24 है, 240 बटे 1 गुना 1 गुना 1 एक ही होगा, यानी कि 240 हो जाएगा। तो एबीसीडी डब्बा में कितना आया, पहले डब्बा में 1200, दूसरे में 1350, तीसरे में 1210 और चौथे में 240। ऐसा जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसमें करना क्या था कि डब्बा ए के आयतन में एक घन जो आपको छोटा सा डब्बा है उसके आयतन से भाग कर देना था। तो डब्बा ए का आयतन ये घनाभाकृति का है, इसका आयतन क्या हुआ, तीनों गुणनफल ही इनका आयतन होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ही इसका आयतन होता है।
प्रत्येक में भाग कर देना था एक घन के टुकड़ा से। तो इनका जो आयतन था वो तो घन है, 1 × 1 × 1, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर ही होती है घन में। तो एक लंबा, एक चौड़ा और एक ऊंचा, इसका जो आयतन निकलेगा वो 1 सेमी × 1 सेमी × 1 सेमी होगा। प्रत्येक के आयतन में इनके आयतन से भाग कर देना था। तो 1 × 1 तो 1 ही हुआ था, इसलिए 1 से भाग से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका गुणनफल ही यहां पर आ गया, इसका गुणनफल ही यहां पर आ गया। क्यों? क्योंकि इनका तो आयतन 1 घन सेमी ही था, इसीलिए। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यदि 1 के अलावा कुछ और रहता तो रिजल्ट कुछ और आता। 1 था इसलिए भाग करते गए, तो जो संख्या गुना करके वही संख्या आते गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए माफ कीजिएगा, अगला सवाल देखते हैं। ये भी सवाल जो है ना आपको आयतन से संबंधित है। आयतन मतलब क्या होता है? धारिता। ठीक है ना, आयतन से संबंधित है, वॉल्यूम यानी कि धारिता से संबंधित है, मतलब उसमें कितना अटता है, जिसकी कितनी धारिता है। यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो है टंकी है वो दिया हुआ, एक टंकी दिया हुआ है, इसकी धारिता वॉल्यूम जो है वो 500 लीटर है और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, कहता है इससे 250 ग्राम वाले, 250 ml वाले, ग्राम नहीं मिलीलीटर, माफ कीजिएगा मिलीलीटर, तो 500 लीटर इसकी धारिता है टंकी की। ठीक है ना, इसकी धारिता यानी आयतन वॉल्यूम जो है वो 500 लीटर है। इससे भरना है 250 ml, 250 ml के छोटे छोटे बर्तनों में। तो कितने आएंगे, कितने भरे जाएंगे बर्तन में? तो ये दिया है लीटर में और ये दिया है मिलीलीटर में। बस इसी को एक कर लेना है और इसमें इससे भाग कर देना है। हम लिखेंगे चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर, इसीलिए 2 में तो 2 से गुना, हमको है 500 लीटर, तो लिखेंगे 500 लीटर बराबर कितना, तो 500 गुना हो जाएगा 1000, यानी इतना हो गया ये आपको मिलीलीटर। समझिए बात को कि ये दिया हुआ था हमको मिलीलीटर में और ये दिया हुआ था लीटर में, दोनों को तुमको एक करना पड़ेगा। तो लीटर को बदलना मीटर में आसान है। कैसे? तो चूंकि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो 2 में कितना, 2 से गुना, 3 में कितना, 3000, यानी 3 से गुना। फिर हमको दिया हुआ 500 लीटर, तो इसीलिए 500 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो 500 गुना 1000, यानी ये 5 एकम 5 और इस पर 2 3 2 5 शून्य, 2 से 5 शून्य, इतना मिलीलीटर हो गया। ठीक है, इतना मिलीलीटर हो गया। इसीलिए बर्तन की संख्या बराबर, बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, टंकी का आयतन लिखिए यहां पे, कुल पानी का आयतन बटे बर्तन से भरेंगे एक बर्तन का आयतन, एक बर्तन का आयतन। ये आपको दिया हुआ है 5 पर 5 शून्य, 2 3 4 5, इतना मिलीलीटर, और एक बर्तन का आयतन दिया हुआ है 250 मिलीलीटर। अब तो 1 हो गया, अब तो ये कट के हट सकता है, 0 से 0 विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 25 से भाग आएंगे इसमें, 25 दूनी 50, और इस पर 3 शून्य है तो 3 बार में 0 दे दीजिए, यानी कि 2000, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, शिक्षिका ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के कोने का अवलोकन करने के लिए कहा। कॉपी, मेज, श्यामपट्ट, इस गतिविधि के द्वारा वह चर्चा कर सकती है। देखिए, ये शिक्षिका जो है बच्चों को कहा कि कुछ वस्तुएं हैं, ठीक है ना, इसका कोण मापो। जैसे कहा जा रहा है इसको, इस नोटबुक का कोना देखो, है ना, कोण का अवलोकन करो, कोण को देखो। तो ये बच्चा कोण देख रहा है ना, तो ये क्या देखता है कि एक सिरा इधर से आया है और एक सिरा एक इधर से आया, यानी कि ये ऐसे कर देता, तो ये लंबवत है, ये क्या है, लंबवत है, यानी ये कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का है।
इसी तरीका से नीचे वाला कोण देखता है तो ये सीधा जा रही है, ये सीधा आ रही है, तो ये तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी कि समकोण बन रहा है। या उसी को बोल रहा है कि श्यामपट्ट का अवलोकन करो। तो यहां पर क्या दिख रहा है कि ये सीधी जा रही है और ये सीधी लंबवत इस पर खड़ी है, यानी ये कोण समकोण है, 90 डिग्री का है। फिर यहां भी वही कोण है, एक हम लोग बोलते हैं ना खड़ी रेखा और दूसरी पूर्णतः परिरेखा, खड़ी रेखा पर परिरेखा, ये समकोण का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। तो लंबवत प्रत्येक कोना जो है, चाहे वो मेज का कोना हो, है ना, या नोटबुक के प्रत्येक कोना हो, या श्यामपट्ट का प्रत्येक कोना हो, वो प्रत्येक कोना कितना का बन रहा है, 90 डिग्री का। मतलब कि लंबवत है ये क्या है, लंबवत है, मतलब सीधा खड़ी रेखा और इस पर परिरेखा, ये प्रत्येक 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है, यानी कि समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है, प्रत्येक कोण उसको समकोण ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीका से शिक्षिका किस पर चर्चा कर सकती है, या हम ही सीधा खड़ा है, जमीन पर सीधा खड़ा है, ठीक है ना, तो हम लंबवत खड़े हैं, तो मेरे और अभी धरती के बीच 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए ये धरती है और इस पर सीधा लंबवत खड़े हैं, मेरे और धरती के बीच 90 का कोना बन रहा है, यानी कि समकोण बन रहा है, ठीक है। तो कॉपी, मेज और श्यामपट्ट के अवलोकन से बच्चा के साथ शिक्षिका क्या चर्चा कर सकती है। वर्ग और आयत के बीच के अंतर, देखिए वर्ग और आयत में दोनों में समकोण ही होता है, दोनों का अंतर कोण, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। आयत के परिमाप की, तो कोण का परिमाप से क्या मतलब, ये भी नहीं होगा। आयत के क्षेत्रफल की, तो आयत के क्षेत्रफल का भी कोण से कोई मतलब नहीं है, यानी कि शिक्षिका इसके द्वारा समकोण यानी कि 90 डिग्री पर चर्चा कर सकती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि 1 से 9 तक की संख्या को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है। ठीक है, आपको गिनती 1 से 9 तक सिखाना है बच्चों को। कहता है कि भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एक एक की संगति का उपयोग करना तथा छात्रों को गणना के लिए कहना। ठीक है, कहता है कि कोई सा एक वस्तु दिए, ठीक है, बोले कितना हुआ ये, तो 1। फिर कोई एक और वस्तु दे दिए, अब कितने हुए, तो 2। फिर कोई एक वस्तु तीसरा दे देते हैं, बोलते अब कितना हुआ, तो 3। तो उनको क्या होता है, इनके साथ वो संख्या का निरूपण आ रहा है। ठीक है, दूसरा कहता है दी गई संख्या के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना। अगले स्टेप में कहता है कि हमने संख्या उसको 3 दे दिया और उसको बोले कि 3 वस्तु यहां पर जमा करो। ठीक है, तो वो 3 वस्तु कोई सा यहां पर जमा किया, तो इससे क्या होता है कि संख्या के आधार पर वो वस्तु को गिनती कर लेता है। फिर इसी तरीके से मान लीजिए 5 कोई संख्या दिए, 5 संख्या दिए और बोले कि 5 वस्तु जमा करो, तो वो 5 वस्तु जमा कर देता है ना। इससे क्या होगा, इस संख्या के साथ वस्तुओं की संख्या के साथ उनका जो तारतम्य वो बैठ जाता है। अगला कहता है मौखिक रूप से 1 से 9 की संख्या को क्रम से दोहराना जब तक कि छात्र इन्हें स्मरण नहीं कर लेते हैं। मौखिक रूप से इसमें आप उसको रटंत प्रणाली पर ले जा रहे हैं, जो कि रटंत प्रणाली ये इस लाइन का अर्थ होता है कि आप उसको रटंत प्रणाली में उसको गिनती सिखा रहे हैं। रटंत प्रणाली से हमको फिलहाल बच्चों को नहीं सिखाना है, उसको मूर्त और अमूर्त में देखेंगे। तो जो वस्तु हम देख रहे हैं मूर्त रूप है, मूर्त रूप के वस्तु के साथ उनके संख्या का हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मूर्त वस्तु के साथ संख्या का हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो इसके आधार पर हम देखते हैं तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और सी। और सी जो है ना, इसमें रटंत प्रणाली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी मौखिक रूप से उसको याद करवा रहे हैं। तो याद करने से क्या होगा, है ना, 1 2 3 4 5 याद कर लिया, लेकिन उनको वस्तु के साथ वो दिखा नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो गिनती सही से नहीं सीख पा रहा है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 ए और सी आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 56 + 38 कक्षा 2 के छात्र ने जमा योग के प्रश्न का उत्तर दिया।
इस तरीका से दे दिया है। ठीक है, कहता है कि आप चिंतनशील गणित अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या किया है, ये 8 6 14 का 4 और यहाँ पे 5 3 8 कर दिया है। एक जो बीच में आता है वो जो दहाई बनेगा वो इसमें ऐड नहीं करता है। ठीक है ना, सही मायने में 56 और 38 कितना होता है 94। 56 और 38 सही मायने में आप जोड़ेंगे तो 94 आता है, लेकिन ये 84 लिख दिया, बच्चा गलती कर दिया, आप देख रहे हैं। तो छात्र को आप क्या कहेंगे कि छात्र को करना कि वह पाठ्य पुस्तक से हल किए गए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करें। अभ्यास तो तभी करेगा ना जब उसका कंसेप्ट क्लियर होगा और ये सही बना दिया होता, तब ना आप उसको बोलेंगे ठीक है ये सवाल आपका सही है, इस तरह का आप और अभ्यास कर ले। ये तो ऑप्शन आपका सही नहीं है। छात्र को बताना कि उसका उत्तर सही नहीं है, वह समकक्षी से परामर्श ले। अब आप बच्चा को ये बताएंगे कि तुम्हारा उत्तर बेटा सही नहीं आया है, अपने साथी संगति से समझ लो। तो एक बात बताइए, जब उसका उत्तर सही नहीं आया है तो वो सही कैसे होगा, उनके लिए आप उनको मार्गदर्शक बनिएगा, आप उनको समझाएंगे बेटा ये गलत हुआ, गलत क्यों हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, गलत हुआ इसीलिए हुआ। तो आप उसको क्लियर करेंगे ना, कि आप बोलेंगे कि अपने साथी से संपर्क करो, परामर्श लो। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही नहीं है कि छात्र को आप ये नहीं कहेंगे उत्तर तो गलत है, गलत है तो आखिर वो सही कैसे होगा। आप शिक्षक हैं, आप उसके क्या कहते हैं उसको, मतलब कि लीडर हैं, तो आप उनको बताएंगे ना, आप उनको लीड कर रहे हैं। शिक्षा आपका जो है सो वो बाल केंद्रित है, तो बच्चा को ये बताना कि आपकी कंसेप्ट कहां पर है ना, इसको कहा जाए तो अवधारणा कहां उसका गलत हो रहा है, त्रुटि और गलती कहां पर हो रही है, उस चीज से आपको अवगत कराना है ना। उनको समकक्षी के पास नहीं भेजना है। छात्र को समझाना कि वह अपने उत्तर की पुनः जांच करें। उत्तर की जांच वो क्यों कैसे करेंगे, उनको यदि इतना कंसेप्ट रहता तो वो सवाल ही सही बनाया होता। ठीक है, अगला ऑप्शन कहता है कि स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देने के साथ पुनः समीकरण के माध्यम से योग की अवधारणा के छात्र को सरल करना। देखिए यहाँ पे 56 प्लस जब 38 वो बच्चा कर रहा है और वो गलती कर बैठा है, तो आप उसको ये समझाइए ना कि 6 और 8 को जब हम ऐड करते हैं तो ये 14 होता है। कितना होता है 14। और इसके आगे का जो स्थान है वो दहाई का स्थान है, यहाँ दहाई का स्थानीय मान है ना, स्थानीय मान आगे दहाई का आता है, तो इसमें से हम दहाई छाटेंगे, दहाई इसमें से हम छाटेंगे, तो 14 में से दहाई छाटेंगे तो 10 एकम 10 कितना बच जाएगा 4। हम अपने साथ समझ रहे हैं, तो दहाई जब बेटा निकालेंगे इसमें से तो 4 इकाई बच जाएगा और एक यहाँ पर दहाई बन जाएगा, यानी 14 में बेटा एक दहाई है और 4 इकाई है। उस तरह से इसको हम समझाएंगे। और ये इकाई का स्थानीय मान है तो इकाई की जगह सिर्फ इकाई को लिखेंगे। ठीक है, और ये दहाई का जो अंक है एक, ये दहाई स्थान के लिए हम रख लेंगे। ठीक है, ऊपर में लिख के हम घेर देंगे। ठीक है, अब हम इन तीनों को जोड़ के यहां पर लिख देंगे, बेटा ये 94 होगा, ऐसे उसको हम समझाएंगे। ठीक है ना, तब उनका जो है ना योग का अवधारणा बिल्कुल सही होगा। बात समझ गए, त्रुटियों और गलत अवधारणा को हम दूर करेंगे समूहीकरण और स्थानीय मान के तहत, स्थानीय मान के तहत। तो इस तरीका से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर 4 देके 7 नेक्स्ट कर देंगे। आज की क्लास यहीं तक। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वक्त ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके प्रत्येक कंसेप्ट को क्लियर करूं। आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों का यहां तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही आपको अच्छा लगता है तो आप इनको शेयर करें। एक बार पुनः आप लोगों का शुक्रिया।